तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई सीरीज ब्लैक वारंट को। इस सीरीज को मैंने 2 भागों में खंडित किया है। ये इसका पहला भाग है। दूसरे भाग का लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस सीरीज की कहानी। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं सुनील कुमार गुप्ता नाम के लड़के को, जो कि इंटरव्यू देने गया है जेलर की नौकरी के लिए। सुनील बहुत पतला नाजुक सा दिखने वाला लड़का है और शक्ल से भी भोला भाला सा दिखता है। इंटरव्यू लेने वालों के मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या ये नौकरी कर पाएगा। वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये नौकरी क्यों चाहिए। सुनील बताता है कि मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे बाबूजी ने अर्ली रिटायरमेंट ले रखी है उनकी आंख की तकलीफ के कारण। मेरी माताजी रेलवे अस्पताल में मिडवाइफ हैं। मतलब इस उम्र में भी कभी भी बीच रात में काम पे जाना पड़ता है। बड़े भाई की नौकरी कोई खास नहीं है और उनकी अब शादी होनी है तो घर के खर्चे बढ़ेंगे। मेरे परिवार के लिए जरूरी है कि मैं अपना योगदान दूं। मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, मेरी लॉ की भी डिग्री है। अगर मुझे ये नौकरी मिली तो दिल्ली में ही रहना होगा, तो परिवार के साथ रहकर माँ बाप का ख्याल रख पाऊंगा सर। इंटरव्यूअर कहते कि ये नौकरी बाकी सरकारी नौकरियों की तरह 9 to 5 वाली जॉब नहीं होती। घर वाले परेशान रहेंगे, हजार तरह का तनाव होगा, मुश्किलें होंगी। हर दिन अंदर जाते वक्त सोचोगे कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। इतना सब बताने के बाद उसे जेलर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। 8 मई 1981 के दिन सुनील जाता है तिहाड़ जेल अपनी नौकरी ज्वाइन करने, तो जेल अधीक्षक साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं है। उसके बगल में और 2 लड़के खड़े थे, उनकी ज्वाइनिंग अप्रूव कर देते हैं। जेल अधीक्षक कहते हैं कि मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम घर जाओ, यहाँ टिक नहीं पाओगे, खा जाएंगे तुझे। सुनील उदास मुंह लिए बाहर निकलता है। तभी उसे चार्ल्स नाम का एक आदमी मिलता है। वो देखता है कि सुनील को ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो उसकी मदद करते हुए वो जेल अधीक्षक से बात कर उसे नौकरी दिलवा देता है। सुनील की मुलाकात होती है उसके सीनियर डीएसपी राजेश तोमर से, जो कि सुनील और बाकी 2 नए ज्वाइनी शिवराज सिंह मांगत और विपिन दहिया को पूरे जेल की सैर कराते हैं। तोमर बताता है कि इतना याद रखना कि दुनिया की कोई भी जेल स्टाफ नहीं चलाती, कैदी चलाते हैं। जो ये 2 कैदी काली बेल्ट पहने हैं इनको नंबरदार कहते हैं। एक ने 5 लोगों को मारा है और एक ने जो किया है वो तुम लोग सुन नहीं पाओगे। तुम्हें इन पर भरोसा हो जाएगा और उम्मीद करो कि उनको भी तुम पर भरोसा हो जाए। तुम्हारे पहले जितने भी एएसपी आए वो टिक नहीं पाए। बहुत दिनों बाद तुम तीनों की बहाली हुई है। जितने भी थोड़े बहुत स्टाफ हैं वो 16 वार्ड संभाल रहे हैं। औरतों का वार्ड अलग, मर्दों का वार्ड अलग। 1300 कैदी, 1000 से ज्यादा अंडर ट्रायल। कोर्ट के पास टाइम नहीं है। पुलिस रोज नए लोग ठूंस रही है अंदर। क्यों? क्योंकि हम है ना कैदियों के ठेकेदार। जेल में नियम था कि अगर जेल के अंदर कोई सांप दिखे और उसे मार दो तो 15 दिन की सजा कम हो जाती है। जेल में एक सांप मारा गया, लेकिन मारने का दावा करने वाले 2 लोग थे। तोमर कहता कि 2 लोग दावेदार हैं तो बात यहीं खत्म, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सुनील कहता कि कोई एक तो सच बोल रहा होगा तो उसे तो इनाम मिलना चाहिए ना। तोमर उसे पहले घूरता है और फिर कहता कि तुम ही पता करो कि अब सच कौन बोल रहा है। एक दावेदार का नाम था सरजू, पेट भरने के लिए पॉकेट मारने का काम करता था, इसीलिए उसे जेल हुई। दूसरे दावेदार का नाम था नीला, जो कि किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। सुनील बात कर ही रहा था कि तभी नीला सरजू पर चाकू से हमला कर देता है और खून के छींटे गिरते हैं सुनील के शर्ट पर। पहला दिन और दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई सुनील की। लंच का समय होता है तो सब बैठ के खा रहे होते हैं, पर सुनील अकेला खाने बैठता है क्योंकि बाकी सब चिकन खा रहे थे और सुनील प्योर शाकाहारी था। तोमर उसे अपने साथ बैठाता है और कहता है कि टीम की तरह रहना है, अकेले रहोगे तो फंसोगे इसकी तरह। नीला ने इसके सामने हमला किया, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। नीला त्यागी गिरोह का सदस्य है और त्यागियों से सीधे सीधे नहीं भिड़ते हम, लेकिन इस बार उन्होंने शुरू किया है, जवाब हम देंगे। सुनील की माँ सुनील की नौकरी से काफी नाखुश थी। वो नहीं चाहती थी कि सुनील ये नौकरी करे। अब दैया को नीला को मारने के काम पे लगा दिया जाता है, यही था उसका सबक। सुनील को ये सब देखने की आदत नहीं थी। उसकी हालत पतली हो गई थी तो चुपचाप बस खड़ा हुआ था। सुनील तोमर से कहता कि मुझसे गलती हो गई, मुझे आते ही नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे ये केस नहीं सॉल्व हो पाएगा। तोमर कहता कि वो तो मुझे पता है, तेरे मुंह से ना तो गाली निकलती है ना हाथ उठता है। जेल में सबसे नाजुक चीज होती है रेपुटेशन। तूने उंगली की, सबने देखा, अब पीछे हटेगा लोग तुझे फट्टू समझेंगे। स्टाफ से लेकर कैदी तक कोई इज्जत नहीं करेगा तेरी। जल्द से जल्द पता कर सांप किसने मारा। जब तक पता नहीं कर लेता तो घर नहीं जाएगा। एक नंबरदार सुनील से कहता कि सांप के पीछे जाओगे तो सीधा गिरोह वालों के जंगल में घुसोगे। वैसे तो दर्जनों छोटे बड़े गिरोह हैं यहाँ, लेकिन 3 हैं सबसे खतरनाक। इस जंगल के शेर हैं त्यागी गिरोह। गिरोह का लीडर है सनी त्यागी। जेल के अंदर खुलेआम त्यागियों की हुकूमत चलती है और उनकी बवाली सेना का सिपह सलार है लवली। नशाखोरी का पूरा धंधा
त्यागियों का है। जेल में कई हैं नशा करने वाले, तो त्यागी का ये धंधा खूब चलता है। इसके अलावा जेल से पैसों का आना जाना, अंदर से बाहर की सुपारी, ये सब बड़े धंधे त्यागियों के हैं। नीचे से ऊपर तक सबको फायदा होता है इन धंधों से। यानी कि तोमर भी पैसा खाता था और पैसे मिलते थे, इसलिए त्यागी को अपना धंधा चलाने देता था। त्यागियों से दोस्ती भली, दुश्मनी नहीं। त्यागियों का सबसे बड़ा दुश्मन है हड्डी गिरोह। इस गिरोह का लीडर है अनिल राणा। दारू का धंधा हड्डियों का है। वो खांसी की दवाई की बोतल में दारू डाल के जेल में दारू बेचता है। दुनिया भर के पॉलिटिकल कनेक्शन है अनिल राणा के। राणा त्यागियों के नशा करने वाले धंधे में घुसना चाहता है, क्योंकि असली पैसा तो वही है। और तीसरा गिरोह है सरजी सरदार गिरोह। गिरोह का लीडर है गुरतेज सिंह। दूसरों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, खुद में रहता है। त्यागी और हड्डी दोनों की आंखों का कंकर है ये सरदार गिरोह। सुनील कहता कि मतलब गिरोह में शामिल नहीं हुए तो बचाने वाला कोई नहीं है। नंबरदार कहता कि अगर सही लोगों से जान पहचान हो तो जेल में अच्छी कटेगी। अपने चार्ल्स को ही देख लो, सीनियर अफसरों की बातों को चोरी से रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास। उन्हें डरा धमका कर जो चाहिए हासिल करता है वो। यानी कि चार्ल्स कोई अफसर नहीं है, बल्कि वो भी कैदी ही है, पर एकदम अय्याशी से रहता है, सीनियर्स को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवा के। बाकी सबसे पूछताछ करने पर सब यही कहते हैं कि नीला ने मारा, क्योंकि नीला था त्यागी का आदमी और कोई भी त्यागी के खिलाफ बोल के अपनी मौत को बुलावा नहीं देना चाहता था। सुनील अब जाता है चार्ल्स से मिलने। चार्ल्स कहता कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। एक जेब कतरा जिसे उसकी सजा में थोड़ी सी भी कमी होने से बहुत फायदा हो सकता है, वो एक सांप पकड़ता है और फिर 2 खून करा हुआ हत्यारा उसके इनाम के बीच में आ जाता है। सुनील कहता कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो ये साबित करने में कि सरजू ने सांप को मारा। जेल में तो कोई भी उसके सपोर्ट में बोलने को तैयार नहीं, सब नीला के सपोर्ट में है। चार्ल्स कहता कि मैं तुमसे निराश हूँ। निराश इसलिए क्योंकि तुमने मुझे शुक्रिया नहीं कहा जो मैंने तुम्हें नौकरी दिलवाई। सुनील तुरंत उससे शुक्रिया कहता है तो चार्ल्स कहता कि ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छप गई थी कि चार्ल्स सीनियर्स को ब्लैकमेल करके आराम से रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। जेल यूनिफॉर्म पहनने के बजाय जीन्स पहन के रहता है। वो पहले भी कई जेलों से भाग चुका है और यहाँ से भी कभी भी भाग सकता है। जेल अधीक्षक कहते हैं चार्ल्स से बात करनी होगी कि वो थोड़े दिन नॉर्मल कैदियों की तरह रहे। अगर बाहर से अधिकारी उसे ऐसे रहते देख गए तो हम सबकी नौकरी जाएगी। अब एक रात अचानक से होम मिनिस्टर आ जाते हैं जेल का ब्यौरा लेने। सभी ऑफिसर्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं। सबको खबर दे दी जाती है कि होम मिनिस्टर आए हैं, सब नॉर्मल लगना चाहिए। तोमर छुट्टी पर था अपनी बेटी के साथ। सुनील कॉल करवा के उन्हें बुलावा भेजता है, पर तोमर आता नहीं क्योंकि बेटी मना कर देती है जाने को। तोमर का तलाक हो चुका है तो उसकी बेटी उसकी पत्नी के साथ रहती है और एक दिन ही उसे मिलता है उसके साथ वक्त बिताने का। वो ये एक दिन बर्बाद नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए नहीं जाता। चार्ल्स को जेल के कपड़े पहना के नॉर्मल जेल में रख दिया जाता है। मेन तो उसी को देखने आए थे होम मिनिस्टर साहब कि वो कैसे रह रहा है। सब सही लगता है तो मंत्री जी जाने लगते हैं कि तभी उन्हें कैदियों का शोर सुनाई पड़ता है। वो उन्हें देखने जाते हैं तो पाते हैं कि जेल के अंदर शराब बिक रही है और कई कैदियों ने शराब पी रखी है। जो नजारा देखने मिला मंत्री जी को, उसको देखने के बाद इंक्वायरी बैठ जाती है। जो नशा करे हुए था उसे खूब पीटा जाता है क्योंकि उसकी वजह से सब पर खतरा मंडरा रहा था नौकरी से निकाले जाने का। सुनील पर काफी इल्जाम लगते हैं कि जेल के अंदर शराब बिक कैसे रही है। सुनील मुंह नहीं खोलता, नहीं तो यहाँ तो वो बच जाता, लेकिन बाद में सब मिलकर उसकी ऐसी तैसी कर देते। उससे पूछा जाता है कि मंत्री जी आए तो तुमने किसी सीनियर को बताया क्यों नहीं, तो वो कहता कि तोमर सर को फोन करवाया था मैंने। तोमर साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसको भी अपनी नौकरी प्यारी थी इसलिए झूठ बोल दिया। तोमर सुनील को खूब हड़काता है कि तेरी मेरी बात हुई थी क्या फोन पे, जो तूने सीनियर के सामने बोल दिया कि मुझे फोन कराया था। सुनील कहता कि मैंने तो बस सच बताया। तो तोमर कहता कि सच सुनना है क्या तुम्हें? सच ये है कि सांप को सरजू ने नहीं नीला ने मारा है। जेल में सबसे कीमती चीज होती है जानकारी। उसके लिए आंख और कान खुले रखने होते हैं और मुंह बंद रखना होता है बंद। ये दया, विश्वास, भरोसा, ये किताबी बातें जो है ना, ये प्राइवेट पार्ट के हेयर बराबर भी नहीं बिकती। यहाँ कोई मोल नहीं है इन बातों का। यहाँ इस जेल में सब सांप हैं, कुछ कटते हैं और कुछ काटते हैं। इंक्वायरी पूरी होने पर जेल के अधीक्षक का ट्रांसफर कर दिया जाता है और सुनील को निलंबित। सुनील सीधा था तो सब उस पर ही डाल दिया गया। चार्ल्स सुनील से कहता कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे घर की हालत जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। सुनील थोड़ा सख्ती से पेश आते हुए कहता कि कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स उसके कान में कहता कि यहाँ कुछ दोस्त बनाओ, दुश्मन तो खुद बन जाते हैं। जेल में नीला काफी बार कोशिश कर चुका था सरजू को मारने की, तो सरजू हड्डी गिरोह में शामिल हो जाता है। जेल में किसी एक गिरोह का हिस्सा बन जाना ही सही था अगर जिंदा रहना है तो।
अब फैसला आता है कि रंगा और बिल्ला दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। सुनील से इंटरव्यू में पूछा गया था कि ब्लैक वारंट किसे कहते हैं, जानते हो? सुनील बताता है कि मौत के वारंट का दूसरा नाम होता है ब्लैक वारंट। किसी मुजरिम की फांसी कब और कहां होगी, इसके कोर्ट ऑर्डर को अनौपचारिक रूप से ब्लैक वारंट कहते हैं। इंटरव्यूअर कहता, तुम्हें पता है ब्लैक वारंट साइन करने के बाद जज अपने कलम की नींव को तोड़ देते हैं। क्यों? कहानी आती है वर्तमान में, जहां हम देखते हैं कि सस्पेंशन के दिन खत्म हो गए हैं तो सुनील आया है फिर से नौकरी ज्वाइन करने। सिर्फ 3 दिन बचे थे फांसी के। अब नए जेल अधीक्षक आ जाते हैं जिनका नाम है मुखोपाध्याय। वो सुनील को फांसी ड्यूटी पर लगा देते हैं। सुनील को देख रेख करनी थी कि फांसी का इंतजाम सब सही रहे और जैसे सब होता है उसी फ्लो में सब हो और फांसी लगने में कोई बाधा ना आए। मुखोपाध्याय कहता कि प्रतिभा नाम की एक पत्रकार है जिसका लिखा पीएम प्रेसिडेंट सब पढ़ते हैं, वो इंटरव्यू लेने आएगी रंगा और बिल्ला का, तो तुम देख लेना। सुनील रंगा बिल्ला से मिलने जाता है। रंगा कहता कि बिल्ला की वजह से हम यहाँ हैं। बिल्ला हमेशा रोता रहता था। तोमर सुनील से कहता कि प्रतिभा आएगी और खूब सवाल करेगी, तो सब बक मत देना कि क्या कैसे होता है यहाँ। रंगा बिल्ला ने कुछ कहा या तुमने कुछ कहा और उसने छाप दिया तो वो दोनों तो बाद में फांसी चढ़ेंगे, तुझे मैं पहले लटकाऊंगा। सुनील बाहर से तो सख्त बन के दिखा रहा था कि सब हैंडल कर लूंगा, लेकिन अंदर से फटी पड़ी थी उसकी, सब सोच के कि कैसे होगी फांसी। और प्रतिभा आती है और पूछती है कि क्या आपने उन दोनों की मरने से पहले की गवाही ली? क्या उन्हें पछतावा है? क्या वो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। सुनील जानता था कि जेल का काम तो ढीला है और सच वो बता नहीं सकता, तो कहता कि आप अपने सवाल लिखित में दे दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। प्रतिभा कहती कि रंगा और बिल्ला अपने ऊपर लगाए कई चार्जेस को नहीं मानते हैं। रंगा कई सालों से अपील भी कर रहा है। बिल्ला के पास अगर पैसे होते तो वो भी वही करता। सुनील कहता कि आपका कहने का मतलब है कि वो दोनों बेकसूर हैं। प्रतिभा कहती कि ये सारा जो केस है वो उनके अपराध स्वीकृति के ऊपर आधारित है। बाद में उन्होंने अपना कन्फेशन वापस ले लिया ये कहकर कि उन्हें टॉर्चर किया गया है। सुनील को कुछ मालूम न था, तो वो फिर से वही बात दोहरा देता है कि आप अपने सवाल लिखित में दे दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। प्रतिभा कहती कि हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर 1% भी शक है तो क्या तुम सच जानना नहीं चाहते? अब सिर्फ 2 दिन बाकी होते हैं फांसी होने में। जेल में एक लड़की का फोन आते रहता था जो कि रॉन्ग नंबर था, लेकिन सुनील की उससे बातचीत होने लगती है। लड़की का नाम होता है प्रिया। उस जमाने में रॉन्ग नंबर लग जाने पर कोई फोन काट नहीं देता था, बल्कि बतिया लेते थे, क्योंकि किसी अनजान से बात होना घर बैठे बहुत बड़ी बात थी। सुनील अपने बारे में बताता है कि वो क्या करता है, तो फिर बात होती है रंगा बिल्ला की फांसी की। प्रिया पूछती कि वो डरावने हैं क्या, तो सुनील कहता कि डरावने क्यों होंगे, कैदी हैं वो, कोई राक्षस थोड़ी। प्रिया कहती कि तुम्हें पता भी है कि उन दोनों ने क्या किया था, तो सुनील कहता कि हाँ। तो प्रिया कहती कि तो कैसे कह सकते हो कि वो राक्षस नहीं है? सुनील कहता कि थोड़ा बहुत ही पता है, मुझे पूरी बात नहीं पता कि क्या हुआ था। प्रिया कहती कि पूरी बात तो किसी को नहीं पता। उस शाम रेडियो पर दोनों बच्चों का कोई कार्यक्रम था। आकाशवाणी भवन पहुंचने की जल्दी में उन्होंने लिफ्ट मांगी थी। सुनील कहता तो अनजान से लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए थी ना। प्रिया कहती कि तब हमें दिल्ली सुरक्षित लगती थी। दिन की रोशनी में बीच सड़क पर कुछ बुरा हो जाएगा कोई नहीं सोच सकता था। उस दिन सब बदल गया। 16 साल की गीता और 14 साल का संजय, उन्हें क्या पता था किन 2 आदमियों ने उन्हें लिफ्ट दी है। तोमर बताता है कि रंगा बिल्ला ने कोर्ट में अलग अलग बयान दिए और बाद में वो बयान भी बदल दिए। जब गोल डाक खाने से गाड़ी शंकर रोड की तरफ मुड़ी तब बच्चों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बच्चों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो रंगा बच्चों को चुप कराने लगा। बिल्ला का कहना था कि वो गाड़ी चला रहा था तो कैसे कुछ कर पाता, जो किया रंगा ने किया। रंगा कहता है कि शुरुआत बिल्ला ने की, वो खुद बिल्ला से डरा हुआ था। बच्चों को मारना तो दूर, रंगा ने गाड़ी रुकवाकर प्यार से उन्हें शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन गीता को देखकर बिल्ला के सर पर खून सवार था। जो किया सब बिल्ला ने किया। बिल्ला गाड़ी जंगल की ओर ले गया और गीता के साथ दुष्कर्म किया। रंगा का कहना है कि जब भी उसने बच्चों को छुड़ाने की बात की बिल्ला उसे मना कर देता। उसने सब कुछ होते देखा मगर बिल्ला को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बिल्ला ने उसे बच्चों को मारने को कहा, लेकिन जब रंगा ये भी नहीं कर पाया तो बिल्ला ने खुद ही बच्ची पर 7 बार छुरा चलाया और लड़के पर 21 बार। और यही कहानी बिल्ला से सुनो तो हर बात उल्टी बताता है। मतलब कहानी एक है लेकिन दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में पड़े हैं कि मैंने नहीं उसने किया है। सुनील कहता कि रंगा कोर्ट में अपील करता रहा कि उसने दबाव में आके गलती मानी थी। तोमर कहता कि बिल्ला जब उन 2 बच्चों को मार रहा था तो रंगा गाना तो नहीं गा रहा होगा। जो किया दोनों ने मिलके किया। अब किसने ज्यादा किया किसने कम क्या फर्क पड़ता है।
अब जेल में जल्लाद आ जाते हैं और फिर पूरा अभ्यास होता है फांसी देने का। कहीं ये दोनों खुद से अपनी जान ना ले लें, इसके लिए उनके पैजामे का नाड़ा तक ले लिया जाता है। खुद से जान लेते तो फांसी रुक जाती, फांसी रुकती तो फिर से इंक्वायरी बैठती और फिर से किसी का ट्रांसफर होता, कोई सस्पेंड होता, किसी की नौकरी जाती। और प्रतिभा फिर से आती है जेल उन दोनों का इंटरव्यू लेने। प्रतिभा घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करती है कि कहीं पुलिस गलत तो नहीं कर रही इनके साथ। बिल्ला रो रो के यही कह रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया है, मैं रंगा को रोक नहीं पाया, यही है गलती मेरी। प्रतिभा और भी सवाल करने लगती है तो सुनील कहता कि बस इंटरव्यू हो गया आपका, अब आप जाइए। और इंटरव्यू नहीं लेने देता सुनील, तो प्रतिभा मुंह बना के चली जाती है। 31 जनवरी 1982 फांसी का दिन। बिल्ला रोते हुए बस यही कहे जा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फांसी मत दो। और रंगा सबसे माफी मांग रहा था कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। दोनों को समय पर फांसी दे दी जाती है। पहली बार सुनील किसी को मरते हुए देख रहा था, वो भी इतना तड़प तड़प कर, तो थोड़ा सहम जाता है वो। डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि बिल्ला तो मर गया, लेकिन रंगा की पल्स चल रही है। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि फांसी देने पे मौत ना होना मतलब इंक्वायरी बैठना कि क्यों हुआ ऐसा। मुखोपाध्याय सुनील से कहता कि मुझे अपनी नौकरी नहीं खोनी, पक्का करो कि वो मर गया है। तोमर कहता कि थोड़ा टाइम दे देते हैं, खुद ही सांस रुक जाएगी। थोड़ी देर बीतने के बाद भी रंगा जिंदा ही था। तोमर एक सिपाही को नीचे भेजता है और रंगा की टांगे पकड़ के खींचने बोलता है। ये सब होता देख सुनील को उल्टी हो जाती है। कुछ भी आसानी से नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया के सामने सुनील को कहना पड़ता है कि फांसी देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सही से हुआ। असल बात बाहर आती तो मीडिया बवाल मचा देती, कितनी बड़ी गलती हुई कैसे, और मीडिया के प्रेशर से फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती। सुनील ने सब वैसा ही किया जैसा सब चाहते थे, तो तोमर उससे बहुत खुश होता है कि धीरे धीरे अब वो हमारे रंग में रंग रहा है। हमें बताया जाता है रंगा और बिल्ला की कहानी सच्चे केस पर आधारित है। कुलजीत सिंह और जसबीर को अपहरण और दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 31 जनवरी 1982 को फांसी दी गई थी। 1978 में भारत सरकार ने गीता और संजय के नाम पर बच्चों के लिए 2 वीरता पुरस्कारों की स्थापना की। गीता और संजय को 1981 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। अब हम देखते हैं कि जेएनयू के कुछ बच्चे किसी बात का आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए तो देशद्रोही ठहराते हुए पुलिस उन्हें उठा लाई तिहाड़ जेल। करीब 250 बच्चे थे। तोमर इन बच्चों की जिम्मेदारी मांगत को सौंपता है। कैदियों के परिवार वाले आते हैं मिलने तो सब भेड़ बकरियों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। दैया सुनील से कहता कि तू ना बहुत नाजुक सा है, धाकड़ बन सिस्टर संभोग, धाकड़। जेल है ये, परचून की दुकान नहीं। चल अच्छा अब इन सबको शांत करके बता। सुनील सभ्य इंसान की तरह बोलता है कि धीरे धीरे बात करो तुम लोग, तो कोई नहीं सुनता। दैया गंदी गंदी गाली देते हुए, किसी एक के तमाचा जड़ते हुए चिल्ला के जब बोलता है तो सब शांत हो जाते हैं। दैया कहता दौड़ा कर भाई, कसरत कर, सपाटे मार, मीट मुर्गा खा, थोड़ी बॉडी बना, तब जाके ये जो वर्दी है ना तेरे पे ठीक लगेगी। तू तो गाली भी नहीं देता भाई, एक काम कर, चल गाली दे के दिखा। सुनील कहता कि तुम मुझे ना ये होमवर्क दे दे, मैं प्रैक्टिस कर लिया करूंगा, ठीक है ना। सुनील की प्रिया से बातचीत अभी भी चालू थी। दैया और मांगत को पता चल गया था कि सुनील किसी लड़की से बतियाता रहता है, तो खूब मजे लेते थे उसके। बच्चे भागने की प्लानिंग कर रहे थे। जेल में एक लड़का था ग्रवित, जो कि खून के इल्जाम में यहाँ था। जेल में एक आदमी था मकबूल भट्ट, जो कि आतंकी है। उसने एक सीआईडी ऑफिसर का खून किया था। मकबूल भट्ट की अपील हाई कोर्ट ने मान ली थी, तो अब उसे फांसी कोठरी से निकाल के बाकी कैदियों के साथ रखना था। 2 भाई करतार और उजागर को भी बाहर निकालना था, जो कि फांसी कोठी में ही थे। सुनील की ग्रवित से काफी अच्छी बातचीत थी। करतार और उजागर एक ही वार्ड में थे, तो वो सुनील से कहते हैं कि हमें अलग कर दीजिए साहब। जेल अकाउंटेंट सैनी जी बताते हैं कि ये दोनों इतने साल से फांसी कोठी में इकट्ठे रह रहे हैं कि अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और वो डॉक्टर जैन, जिसने इनसे अपनी पत्नी का खून करवाया, वो मजे से लाइब्रेरियन बन के बैठा हुआ है और आराम से मुलाकात रूम में अपनी प्रेमिका से मिलता रहता है। तिहाड़ में ऐसी पता नहीं कितनी कहानियां हैं, जिन्हें ना तो कोई कहता है और ना कोई सुनने को तैयार है। कईयों पे झूठे इल्जाम हैं, सालों से यहीं पड़े हैं क्योंकि बेल के पैसे नहीं हैं। कुछ अमीर कैदियों की गुलामी करके थोड़ा सा कमा लेते हैं। यहाँ किसी भी कैदी को उठा लो, ज्यादा चांस यही है कि वो बेकसूर है, और फिर भी उसका रहन सहन, खान पान, काम धंधा उसके कसूर से नहीं पैसे से तय होता है। बाकी भीड़ पड़ी हुई है बस।
इतने बरसों में कितने अफसर आते जाते रहे, लेकिन जेल की हालत कैसे सुधारें ये आज तक किसी एक ने भी नहीं सोचा। सुनील कहता कि किसी एक के सोचने से क्या ही होगा। सैनी साहब कहते हैं कि आपने तिहाड़ में मोर देखा है? यहाँ केवल सांप ही नहीं है, एक मोर भी है, और एक मोर जब इस जगह को सुंदर बना सकता है तो फिर तो आप तो अफसर हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अब रात में पता चलता है कि 180 बच्चे भाग गए हैं। बच्चों की जिम्मेदारी मांगत पर थी, तो अब उसकी हालत पतली हो जाती है कि अब तो वो नहीं बचेगा, उसकी नौकरी तो गई। मुखोपाध्याय कहता कि कल सुबह तक मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, कैसे भागे, कौन जिम्मेदार है, सब चाहिए मुझे। अगर नहीं पता लगा पाए तो गाँव वापस जाने के लिए तैयार रहना। बाकी बच्चों से पूछताछ की जाती है तो वो कुछ नहीं बता रहे थे। कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि अचानक इतने बच्चे कहाँ गायब हो गए। दैया सुनील से कहता कि कुछ करो, नहीं तो मांगत की लग जाएगी बुरी तरह। सुनील जाता है चार्ल्स से मदद मांगने। चार्ल्स का सेल नहीं घर था पूरा। सेल पर कभी ताला नहीं लगता था, इतना भौकाल में रहता था वो। सुनील उससे पूछता है कि अगर आपको भागने की योजना बनानी होती तो आप कैसे करते? चार्ल्स कहता कि एक इंसान के भागने की योजना चुपके से बनाई जा सकती है, लेकिन 180 लोगों का यूं ही गायब होना वो कोई आसान योजना होगी, किसी जादूगर के जादू की तरह। सुनील को अपने आप को सख्त दिखाना था तो पहले गाली देने का अभ्यास करता है, फिर जाता है बच्चों के पास और गुस्से से गाली देकर बात करता है। एक लड़का कहता है ऐसी भाषा आप पर सूट नहीं करती सर। सुनील उसी को पकड़कर उसे झांसे में लेते हुए उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करता है और उसे एकदम अच्छा बना देता है, उसे उसकी ही नजर में। लड़का सब उगल देता है कि 180 बच्चे कैसे भागे। मुलाकात करने के लिए जो लोग आते हैं हम उन पर स्टैंप मारते हैं, बाद में विजिटर्स वही स्टैंप दिखा के निकल जाते हैं बाहर। स्टाफ स्टैंप देखते हैं, गिनती नहीं करते। गर्मी पसीने में स्टैंप एक हाथ से दूसरे हाथ पर छप भी सकता है। बच्चों ने अपने हाथ पर भी स्टैंप छाप लिया और वही दिखा के एज ए विजिटर बन के निकल गए बाहर। ये सारी बात मांगत बताता है मुखोपाध्याय से, तो वो उसे वार्निंग देके छोड़ देता है। वो कुछ वार्डन्स और बाकी ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का ऑर्डर भी देता है। सुनील चाहता तो सारा क्रेडिट ले सकता था, लेकिन उसे अपने दोस्त को बचाना था, इसलिए मांगत को बोलने दिया। मीटिंग मुखोपाध्याय के घर पे चल रही थी तो उसकी पत्नी सीमा दैया को देख के मुस्कुरा रही होती है। जेल में क्या सुधार हो सकते हैं ताकि ये गलती दोबारा ना हो सके, उसके लिए मुखोपाध्याय सुझाव मांगता है। जेल में 2 क्लास थे, क्लास बी और क्लास सी क्लास में नॉर्मल कैदी रहते थे और बी क्लास में थोड़ा अमीर रहते थे, जिनके पास पैसा हो, उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलती थी। सुनील कहता कि सी क्लास वाले ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि उनके विजिटिंग रूम में मुलाकात जंगला लगा हुआ है। बी क्लास के लिए जो टेबल चेयर वाला सिस्टम है उसे हटा के वहाँ भी जंगला लगवा देते हैं। तोमर उसे टोक देता है तो मुखोपाध्याय कहता कि इसमें गलत क्या है। तोमर कहता कि अगर हमने बी क्लास वालों को नाराज कर दिया तो हमारा स्टाफ डिमोटिवेट हो जाएगा। हमारा जो स्टाफ है ये अपनी फैमिली को 2 रोटी ज्यादा खिला सके या अपने बच्चों के लिए 2 कमीज ज्यादा खरीद सके तो सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि ये जेल एक तरीके से चलता है। मुखोपाध्याय कहता कि पहले तो बाहर वालों से खुद को बचा लेते हैं, उसके बाद अंदर वालों को भी संभाल लेंगे। अकेले में मुखोपाध्याय सुनील से कहता कि कुछ पुराने रिसर्च प्रपोजल्स हैं, उनमें से कोई भी एक चुन लो और बंदोबस्त करो। हम एक प्रगतिशील जेल के रूप में सामने आना चाहते हैं जो एकेडमिक जांच को प्रोत्साहित करती है। सुनील करतार और उजागर दोनों को अलग अलग काम में लगा देता है ताकि मन बहल जाए थोड़ा अलग रहकर। बी क्लास मुलाकात घर में जंगला भी लग जाता है। जेल में एक लड़की आती है कविता नाम की, जिसे रिसर्च करनी थी कैदियों पर। जेल में अकेले तो टहल नहीं सकती थी वो, तो रिसर्च में कविता की मदद कराने के लिए सुनील ग्रवित को जिम्मेदारी सौंप देता है। तोमर जला भुना जा रहा था सुनील से, अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा सुनील, और सीनियर सुनील की ही सुन रहे थे, उसकी नहीं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर गुस्साया हुआ था तोमर। सुनील धक्कड़ बनने का सोचकर सुबह जॉगिंग और कसरत करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि कोई बाहर से जेल के अंदर बॉल फेंकता है। बॉल उठाता है सरदार गिरोह का एक लड़का। बॉल के अंदर था नशीला पदार्थ जो कि वो चुरा लेता है। हम देखते हैं कि अब दैया और सीमा का आपस में चक्कर चलने लग गया है। जब मुखोपाध्याय घर पे नहीं होता तो दैया आता, उसके साथ गुलू गुलू करता। बॉल में नशीला पदार्थ जो था वो माल था त्यागी गिरोह का। जब उस गिरोह के लोग बॉल लेने आए तो उन्हें बॉल मिली तो पर 2 हिस्सों में। त्यागी को लगता है कि पक्का हड्डी गिरोह में से किसी ने लिया होगा उसका माल। त्यागी गिरोह के लोग हड्डी गिरोह के आदमी को टपका डालते हैं। सरदार गिरोह का वो लड़का किसी दूसरे आदमी को माल बेच देता है। अब जेल में जो खून हुआ पुलिस को तो पता चल ही गया था कि किसने मारा, तो उनको लटका के मारते हैं। तोमर और हड्डी गिरोह के बीच समझौता होना जरूरी था, नहीं तो जेल की शांति भंग हो जाती। तो तोमर समझौता कराने हेतु एक मीटिंग बैठाता है इन दोनों की। दोनों का नुकसान हुआ था, दोनों खुन्नस खाए बैठे थे। त्यागी कहता कि ये तो पता करना ही होगा कि माल किसने चुराया। तो तोमर कहता कि मैं कोशिश
कोशिश करता हूँ पता लगाने की, बस तुम लोग शांति बना रखो। मांगत के छोटे भाई के साथ कुछ दिक्कत चल रही थी तो वो थोड़े दिन की छुट्टी मांगता है। वो नहीं बताता कि दिक्कत क्या है तो तोमर उसकी छुट्टी अप्रूव नहीं करता। वो ये भी कहता है कि इस वाले केस में सुनील को शामिल नहीं करना है, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो मुंह बंद रखें। सुनील की प्रिया से बातचीत इतनी बढ़ गई थी कि बात पहुंच जाती है मिलने तक की। सुनील प्रिया से मिलने जाता है तो उनमें सुनील के ही काम से जुड़ी बातें होती हैं। प्रिया ने मंगाया था नॉनवेज खाना। अब सुनील हिचकिचा रहा था बताने में कि वो शाकाहारी है। डर रहा था कि जज ना करने लग जाए जैसे दहिया करता है, तो वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खा लेता है नॉनवेज। प्रिया के परिवार में ज्यादातर सब वकील हैं और प्रिया भी लॉ की तैयारी कर रही है। जेल में खोजबीन चालू हो जाती है त्यागी का माल ढूंढने की। जब सुनील जेल में नहीं रहता था तब होता था ये सब। उस लड़के की भी तलाशी होती है पर उसके पास कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो तो बेच चुका था ना माल। मांगत और उसके छोटे भाई के विचारों का मतभेद चल रहा था। माँ चाहती थी कि मांगत एक बार घर आ जाए, बात कर ले उससे। ग्रवित कविता से पूछता है क्यों रिसर्च करनी है आपको हम पर, कोई चिड़ियाघर के जानवर हैं क्या हम लोग? कविता कहती है कि वही तो डॉक्यूमेंट करने आई हूँ कि यहाँ कोई जानवर नहीं है। जवाब छोटा सा था पर बात में गहराई काफी थी। पता चलता है कि दहिया का ब्याह होने जा रहा है। दहिया को इतना रुचि नहीं थी इसमें पर घर वाले करवा रहे थे। मांगत और दहिया दोनों को पता चल जाता है कि सुनील ने लड़की के चक्कर में मटन खा लिया तो दोनों खूब मजे लेते हैं उसके। सैनी साहब का ज्यादातर समय जेल में ही बीतता था काम करते हुए, तो सुनील कहता कि मेरे क्वार्टर में रहा करिए, मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ। सैनी साहब कहते कि इसके लिए तो जेल अधीक्षक से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो सुनील कहता कि मैं बात कर लूंगा। सुनील जाता है मुखोपाध्याय के घर तो देखता है कि दहिया उनके घर से छुप छुपा के भाग रहा है। फिर मुखोपाध्याय बाहर निकलते हैं तो उन्हें सुनील दिखाई पड़ता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसी को भागते हुए देखा क्या? सुनील झूठ बोल देता है कि उसने किसी को नहीं देखा। वो देखता है उनकी बीवी को तो वो समझ जाता है कि मामला क्या है। सुनील दहिया से जाके पूछता है कि क्या चल रहा है ये सब, तो दहिया मानने को तैयार न था कुछ भी। सुनील उससे यही कहता है कि जो भी चल रहा है तुम्हारे और सर की पत्नी के बीच उसे बंद कर दो वरना बुरी तरह फंसोगे। हम देखते हैं कि दहिया की शादी हो रही है तो सब लोग आए हुए हैं उसकी शादी में। वहाँ सीमा भी आ जाती है तो दहिया सुनील को उन्हें संभालने को कह देता है ताकि कोई बवाल ना हो। सुनील सीमा के आसपास था तो मुखोपाध्याय को उस पर ही शक होने लगता है। जेल के सभी सीनियर्स शादी में गए हुए थे तो इस बात का फायदा उठाते हुए त्यागी सभी कैदियों की तलाशी लेने लगता है। सीमा दहिया के पास पहुंच जाती है पर दहिया उसे इग्नोर कर देता है। सीमा समझ गई थी कि सुनील को सब पता है तो वो उससे कहती कि जब लंबे समय तक कोई आपसे अच्छे से बात भी ना करे तो किसी का प्यार से मुस्कुराना भी बहुत होता है। सरदार गिरोह का लीडर तलाशी लेने नहीं देता और वो लड़का उसी गिरोह का हिस्सा था। अगले दिन तोमर तीनों गिरोह से यही बोलता है कि मुझे जेल में शांति चाहिए। त्यागी कहता कि हम अपना आपस में देख लेंगे, आप ज्यादा सरपंच ना बने। तोमर की किसी पे भी नहीं चल रही थी। अब हम देखते हैं कि सुनील प्रिया के साथ झुमके लेने जाता है। प्रिया के लिए नहीं, दहिया ने मंगाया था अपनी पत्नी के लिए। दहिया ने अपनी पत्नी के लिए नहीं, सीमा के लिए झुमके मंगाए थे। दहिया कहता अब हमें ये सब खत्म करना चाहिए, जितना लंबा खींचेंगे उतना जटिल होगा सब। सीमा कहती कि इसलिए ना क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है, जब सिर्फ मेरी थी तब ये जटिल नहीं था क्या? तुम्हें लगा ये उपहार दे दोगे तो ये बातचीत आसान हो जाएगी, कर दिया ना तुमने खत्म, जाओ अब। शाम को जब मुखोपाध्याय घर आता है तो देखता है कि टेबल पर झुमके रखे हुए हैं। झुमके जिस पर्स में रखे थे उसमें दुकान का नाम लिखा था। वो उस दुकान पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि सुनील नाम के आदमी ने झुमके खरीदे थे। मुखोपाध्याय का शक यकीन में बदल जाता है कि सुनील का ही चक्कर चल रहा है मेरी पत्नी से। वो सुनील को बुलाकर झुमके दिखाते हुए उससे पूछता है कि बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। वो सुनील को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि नौकरी से इस्तीफा दे दो और यहाँ से निकलो, दोबारा तिहाड़ में दिख मत जाना। नौकरी पर बात आ गई थी, बेवजह उसे गलत समझा जा रहा था तो सुनील सच बता देता है कि चक्कर मुझसे नहीं दहिया से चल रहा है मैडम का। मुखोपाध्याय अपना ट्रांसफर करवा लेता है। सब सोच में पड़े होते हैं कि अचानक ऐसा क्यों किया। अब सब लोग मुखोपाध्याय को अलविदा कहने जाते हैं तो वो दहिया को झुमके पकड़ा देता है। ये हिंट था उसके लिए कि उसे सब पता है। सीमा दहिया को गले से लगा लेती है सबके सामने। सब अचंभे में रह जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। सीमा के चेहरे पर चोट के निशान थे जिसका मतलब साफ था कि मुखोपाध्याय ने मारपीट करी। दहिया सुनील से भिड़ जाता है कि तूने ही सब कुछ बताया, तू धोखेबाज निकला। सुनील समझाने की कोशिश करता है पर दहिया कुछ समझना नहीं चाहता था, बल्कि ये भी बोल देता है कि तेरे पीठ पीछे नशीले पदार्थ की चोरी हुई, उसकी तहकीकात चल रही है तुझे बिना बताए। पता है क्यों? क्योंकि तेरे पे 2 पैसे का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तोमर सर सही बोल रहे थे, भरोसे के लायक ही नहीं है तू।
तो दोस्तों ये था सीरीज का पहला भाग। क्या दहिया और सुनील की दोस्ती हो पाएगी या दुश्मन ही रह जाएंगे दोनों? मांगत के भाई का क्या सीन है? क्या तोमर की खुन्नस से जीत पाएगा सुनील या टेक देगा घुटने उसके सामने? और क्या क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा दूसरे भाग में। दूसरा पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी दूसरा भाग देख सकते हैं। अब जल्दी जाइए और दूसरा भाग देखिए और जानिए कि आगे क्या हुआ।